विश्वास प्रस्ताव आएगा और पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहला मेरा सवाल है, इस वक्त संसद में हंगामा चल रहा है और विपक्ष जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हमारे यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहा है कि ये जो है अपने पद की गरिमा को का उसका जो है अपमान कर रहे हैं। उनकी टोन जो है वो अलग है। जया बच्चन ने उन पर आरोप लगाया था, उसके बाद उन्होंने भी काफी कुछ कहा तो विपक्ष ने वो आउट कर दिया था सदन से। तो इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इन विपक्ष पर दबाव बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, या मामला कुछ और है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इनके खिलाफ प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष? जी नमस्कार। नमस्कार। क्या है कि एक जाट पंचायत हुई अभी और उन्होंने बोला कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट अच्छा नहीं लगता। वो किसके लिए बोला था? जगदीप धनखड़ के लिए। ये इतने ज़्यादा झुक गए, हालाँकि होशियार आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, अच्छे वकील है, लर्नेड आदमी है, मगर किसी स्वार्थ में इतने झुक गए हैं कि अब कम्युनिटी बोलने लग गई कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट अच्छा नहीं लगता। बात किसको समझे? तो ये जो बिरला जी होंगे, ओम बिरला जी या ये धनखड़ जी होंगे, ये पार्लियामेंट के लिए काम नहीं करते, ये पार्लियामेंट का काम नहीं करते, ये तो मोदी जी का काम है। मोदी जी जैसे बताए, अमित शाह जी जैसे बताए, आदेश जैसा आए, वैसा ही काम करते। तो इनके तरफ से कोई अपेक्षा करना, ये अच्छा करेंगे, इसकी अपेक्षा करना बुरा है। अब रही बात विपक्ष उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाता है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो है पार्लियामेंट इस वक़्त जो आई है 240 की पार्लियामेंट है, बेईमानी से आई हुई 240 की पार्लियामेंट है। और राज्यसभा में इन्होंने जो दुखी किया था, जैसा इन्होंने दुखी किया अपने आंध्र प्रदेश के एक्स सीएम को, जगन मोहन रेड्डी को, इन्होंने दुखी किया नवीन पटनायक जी को। तो 11 और 9 20 सांसद तो इनके ठीक विरोध में चले गए राज्यसभा में। अब उसके बाद भी अगर धनखड़ जी को लगता है क्या होता है कि एक बार सत्ता में तुम पहुँच जाओ, जैसा शेख हसीना जी सत्ता में पहुँच गई थी, 19 साल सत्ता को हो गया था और नीचे क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा था। नीचे कितनी ज़मीन खिसक गई, लोगों में कितना आक्रोश हो गया, बच्चे किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये सब पता ही नहीं चलता क्योंकि सत्ता के नशे में अंधे हो जाते। मैं कहता हूँ कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद, ये इनको दिखाई नहीं देता। ये जब सत्ता से उतरते हैं, जब इनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन जनता करती है। यहाँ भी जनता ने किया, आधा-अधूरा कर दिया। ऑपरेशन पूरा अगर हो जाता, तो इस तरीके से हरकत नहीं करते, मगर ये करते रहेंगे और विपक्ष को अपना काम दमदारी से करना चाहिए। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई फायदा हो सकता है इस वक्त? क्या कोई देखो फायदा मैं बात मिलेगा? बता देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है अगर वो हो यानी देखो ये सारे के सारे हेडमास्टर बनने का प्रयास करते हैं। मगर सोमनाथ चटर्जी हेडमास्टर थे, इस लोकसभा में एक हेडमास्टर रहे हैं, मगर उनके पार्टी का भी आदेश वो नहीं मानते। पार्टी का छोड़ दिया था उन्होंने, सदस्यत्व छोड़ दिया था। तो ये खुद को क्या समझते हैं? ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा और अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में तो पास होने ही वाला है। धनखड़ की तो कुर्सी जाने वाली है, उनका कुछ नहीं। उसका परिणाम सरकार पर क्या होगा, किस तरीके से होगा वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी ये 52 लोगों के भरोसे खड़ी हुई सरकार, जो बाहरी लोग हैं 52, उनके भरोसे ये सरकार खड़ी है और ये सरकार उस तरीके से हरकतें कर रही है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको ऐसा लगता है कि आज भी 303 या 400 पार हो गई है, तो ये नहीं समझना चाहिए इनको। अच्छा होगा कि ये जल्दी से जल्दी जाग जाए। कांग्रेस जैसा अभी भी नहीं जागी, उनको अभी भी लगता था कि हम सत्ता में ही हैं। अब धीरे-धीरे जेल में जाने लग गए, नोटिसेस आने लगे तो समझ में आया अरे हम सत्ता में नहीं है, वैसा इनकी हालत है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है बांग्लादेश को लेकर। वहाँ के जो फिलहाल जिन्हें शपथ दिलाई गई है प्रधानमंत्री यूनुस, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमले रोकने चाहिए उनके देश में। यानी वो मान रहे हैं कि उनके देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और अगर उनको रोके नहीं गए तो वो जो है इस्तीफा दे देंगे। क्या लगता है किस तरह की वो बातें कर रहे हैं इंटरनेशनल पर? क्या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो बदना उनकी सत्ता में कोई अड़चन ना आए वो इसलिए ये बात कर रहे हैं? देखो नोबल नोबल लॉरिएट है वो, नोबल मिला हुआ आदमी है और अर्थशास्त्र पे नोबल मिला। उनको ये पता है कि अगर धार्मिक झगड़े चलते रहेंगे, जातिगत झगड़े और वंशगत झगड़े, इंटरनल झगड़े चलते रहेंगे,
तो इकोनॉमी मैं नहीं संभाल सकूँगा। ये उनको समझता है। हमारे यहाँ के जो है नारंगी चश्मे पहने हुए लोग, इनको अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सब उसी नज़र से देखना है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों पर झंझट नहीं होनी चाहिए, उनके घर नहीं जलने चाहिए, उनके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। उसका कारण है कि अगर ये हो गया, तो मैं स्थिरता नहीं ला सकूँगा, मैं ये चार्ज नहीं लूँगा। उन्होंने आह्वान किया है, जनता से आह्वान किया है कि ये सब रोको, ये नहीं रोकोगे। अच्छा, हमले भी जो हुए, वह शेख हसीना के सपोर्टर पे हुए, मगर चाहे वो शेख हसीना के सपोर्टर या कोई भी हो, हमले नहीं होने चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में। एक बार मैं बार-बार बोलता हूँ कि जिस देश में कट्टरपंथी होंगे, कट्टर राज होगा, धर्म के प्रति, जाति के प्रति, नस्ल के प्रति कट्टर राज होगा, वहाँ विकास नहीं हो सकता, वहाँ अमन शांति नहीं हो सकती है, वहाँ किसी की उन्नति नहीं हो सकती है। आप इसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण है, सीरिया है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सिवाय कट्टरपंथ के, मार-काट के वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ये सच्चाई है। तो हमारे देश को भी इससे सबक लेना पड़ेगा कि अगर पढ़ा-लिखा आदमी हर वक़्त यही बोलेगा कि झगड़े बंद करो, क्योंकि परिवार में भी अगर झगड़े होते हैं तो परिवार प्रोग्रेस नहीं करता है। तो देश में झगड़े होंगे तो देश कैसे प्रोग्रेस करेगा? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और एक शिक्षा प्राप्त, उच्च शिक्षा प्राप्त, जैसे हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जी थे, वैसे ही मैं सम्मान करता हूँ मोहम्मद यूनुस जी का, क्योंकि उन्होंने जो बैंकिंग सिस्टम छोटे लेवल पर शुरू करने के बाद उनको और वो उनके मॉडल को जो नोबल मिला है, तो उनको इकोनॉमी समझती है। उनको ये समझता है कि बांग्लादेश को अगर सँभालना है, तो किस तरीके से सँभाला जाएगा। हिंदू-मुसलमान करके नहीं सँभाल सकते हो, झंझट करके नहीं सँभाल सकते हो, जला के नहीं सँभाल सकते हो। तो ये उन्होंने सही बोला है और मुझे लगता है कि वो सही दिशा में उनका सही कदम पड़ रहा है। अच्छा, मोदी सरकार से उनके कैसे संबंध हो सकते हैं? उन्होंने शेख हसीना को लेकर अपना रुख जग जाहिर कर दिया है। तो क्या हमारे देश के साथ फिर से बांग्लादेश के वैसे ही संबंध रहेंगे जैसे पुरानी सरकारों से थे? देखो, वहाँ कॉटन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। कॉटन इंडस्ट्री को पावर चाहिए, कपास चाहिए, खाने के लिए साधन संपत्ति चाहिए, वो सारा का सारा भारत से ही जाता है। हुँ, भारत अगर थोड़ी भी शक्ति दिखा देता है, ये क्या है कि हमारे यहाँ 56 इंच बोलने के लिए है, लाल हुँ, आँखें। अगर थोड़ा भी हड़का के हमारा फौजी भी बोल देता ना, जनरल, हुँ। तभी बांग्लादेश में ये सब रुक जाता, सब रुक जाता। मगर चूँकि हमारे यहाँ गाँवठी जेम्स बॉन्ड बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं कि अडानी का पावर उनको बेचना है। अगर उन्होंने वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर ने या वहाँ की सरकार ने अगर एक्सपोज़ कर दिया है कि मोदी जी ने हमसे क्या-क्या सहूलतें लिए हैं और हमें क्या सहूलतें दी है, तो ये सब ओपन ना हो जाए, देश में इनके कपड़े ना उतर जाए, इसलिए ये कुछ करने को तैयार नहीं है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बांग्लादेश का बहुत सारा जो ये है, मतलब कपड़ा उद्योग होगा तो हमारे कॉटन पर है, बिजली का हमारे यहाँ से है, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर अवलंबित है। खाने-पीने से लेके रहने तक लोहे का वो जो सरिया होते हैं वहाँ तक, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पर वो निर्भर है। और वो निर्भर इसलिए है कि उनके यहाँ वो प्रोडक्शन नहीं है, खदानें नहीं है, सब कुछ नहीं है उनके यहाँ। तो आज ग्लोबल इकोनॉमी में सारे देश एक-दूसरे पर अवलंबित हो गए हैं। ऐसे अवलंबित होने के बाद भी इस तरीके की हरकत चल रही है, उसका मतलब यही है कि हम उनको सही ढंग से बोल नहीं रहे। और बोल क्यों नहीं रहे? कि हमारा कच्चा चिट्ठा वो ना खोल दें, इसलिए नहीं बोल रहे। आप देखिए, केनिया जैसा छोटा-सा देश अपना पदक वापस छीन लेता है और हम हमारे जितने लोग हैं यहाँ, जो सो कॉल्ड देशभक्त की फौज है, वो हमारे बेटी का चरित्र हनन करते हैं। आप देखिए कि अरशद है, जिसने गोल्ड मेडल मिला उसको जॉवलिन में, भाला फेंक में उसको गोल्ड मेडल मिला और नीरज को सिल्वर मेडल मिला। हमारे यहाँ के नफरती चिंटू बोल रहे हैं कि उसके पास तो भाला लेने के भी पैसे नहीं थे, तो ये इसने दिया, इसमें ज़्यादा सेकुलरिज़्म जाग गया था, इसमें ज़्यादा ये इस तरीके की हरकतें जाग गई थी। उधर नीरज के पिता जो है, जिसने अपना सिल्वर मेडल लाया, माता ने तो बोल दिया कि वो भी मेरा बेटा ही है। नीरज के पिता बोलते हैं कि ये नीरज का जो मेडल है वो विनेश फोगाट को मैं समर्पित करता हूँ। आप बताइए, देश में सामान्य आदमी क्या सोचता है और उसके विरोध में ये सत्ताधारी क्या सोचते हैं? मनु भाकर जो है मेडल लेके आई और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने गई और दूसरी ओर बबीता फोगाट और महावीर सिंह फोगाट भाजपा में शामिल हो गए।
ये बाप के बेटे विरोध में बेटे को खड़ा करने वाली जमात है। बाप दिन भर खेती करता है, बेटा दिन भर गौ रक्षा करता है और फिर वो जो खुली गाय है वो बाप का खेत न चर जाए इसलिए बाप रात भर पहरेदारी करता है। तो ये मुझे बताओ कि बाप के विरोध में बेटा के खड़ा करने का मामला और ये देशभक्ति सिखा रहे हैं क्योंकि सीएए के समर्थन में सुशांत सिंह आया था, वो सीएए के आंदोलन में गया था। दूसरा जेएनयू के आंदोलन के सपोर्ट में दीपिका पादुकोण आई थी, उनको इन्होंने कमर के नीचे बिलो द बेल्ट ट्रोल किया, मतलब किसी महिला को जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो ट्रोल किया। तीसरा मोदी के विरोध में किरण माने करके हमारे लोकल एक्टर है, महाराष्ट्र के बड़े एक्टर है, उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया, सरकास्टिक पोस्ट डाल दिया, उनके छीन लो। जैसा सुशांत सिंह का एक सीरीज में था वो सावधान इंडिया, वो छीन लिया था और उसको काम नहीं मिलने दे रहे थे, वैसे इनका भी छीन लिया। ये देशभक्त है सर, मतलब आपको अगर आईना कोई दिखाता है तो ये देशभक्त लोग है और ये इनको इतिहास की समझ हमारे देश को देनी चाहिए। इतिहास नहीं देखता हमारा देश, व्हाट्सएप पर इतिहास देख रहा है। इनायतुल्ला खान मशरकी थे, ये खाकसार आंदोलन वाले, और सुभाष बाबू ये गांधी जी के माने शांतिवादी आंदोलन, अहिंसा आंदोलन के विरोध में जाके इन्होंने अपने संगठन खड़े किए, मगर इन्होंने गांधी जी का आंदोलन कभी गलत है या गांधी जी गलत है ऐसा नहीं बोला, उसका विरोध नहीं किया। और ये आज के राष्ट्रभक्त देशभक्त खुद को कहने वाले ये 42 के आंदोलन में कहाँ छुप गए थे पता नहीं, कोई भी आंदोलन में कभी नहीं शामिल हुए और देशभक्ति का तमगा यही डालते हैं। यही मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि आरएसएस और मुस्लिम लीग में कोई फर्क नहीं। ये तिरंगे का अपमान और तिरंगे का सम्मान हम ही बता रहे, घर पे झंडे लगाओ। 14 जनवरी 14 अच्छा, 14 पिछले साल अगस्त को ये मुहिम 1945 गायब क्यों थी? पिछले साल ये हर घर तिरंगा, उससे पिछले साल थी, लेकिन पिछले साल ये कहीं ना कहीं गायब थी। इस बार फिर से हर घर तिरंगा, क्या दबाव में आ गए हैं क्या? बिल्कुल दबाव में क्या, ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, सरदार और हिंदू नहीं कर सकते, दलित सवर्ण नहीं कर सके, तो इनको अभी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति जाग रही है। आपने देखा होगा कि वहां बांग्लादेश में बंगबंधु के पुतले गिराए गए, कितने रो रहे थे, ऐसे विधवा विलाप कर रहे थे। अभी यहाँ रोज तुम उसके पुतले जलाते हो रे गांधी के, रोज गांधी को मारते हो। तुम्हारे राष्ट्रपिता का तुम अपमान करोगे और दूसरे के राष्ट्रपिता को, क्योंकि इनको दूसरे के बाप को बाप बोलना बहुत अच्छा लगता है, अपने बाप को नकारने वाली औलादे है ये सब। बहुत शुक्रिया सर इन अपडेट्स के लिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्दी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए जय सर। शुक्रिया सर।